Hey everybody, welcome to Krishna Law Classes। आज हम राजस्थान एंड कंट्रोल पार्ट फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था और पार्ट सेकंड में हमने सभी डेफिनेशंस कर ली थी। आज हम चलेंगे सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 पर जाने से पहले मैं आपको सारी डेफिनेशंस का रिवीजन करा देना चाहती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जितनी बार आप इनको देखोगे इतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपको याद हो जाएंगी। जैसे कि हमने सेक्शन 2 में डेफिनेशन देखी थी, जिसमें सबसे पहले थी सुख सुविधाएं। सुख सुविधाओं के अंतर्गत क्या था? जल और विद्युत का प्रदाय, आवागमन के रास्ते, सीढ़ियाँ, प्राकृतिक प्रकाश, शौचालय, लिफ्ट, सफाई, स्वच्छता सेवाएं, टेलीफोन सेवाएं, टीवी केबल सेवाएं आदि। और इनके अलावा भी आ सकती हैं, जो मतलब उसके लिए ज़रूरी है किराएदार के लिए। सेक्शन 2B में है अपील किराया अधिकरण। अपील किराया अधिकरण से धारा 19 के अधीन गठित अपील किराया अधिकरण अभिप्रेत है। किराया अधिकरण किस दो प्रकार का है? रेंट किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण। और अधिकरण कहाँ पर है? 2J में है। और रेंट यानी किराया अधिकरण वो है 2G में, और 2B में है अपील किराया अधिकरण। तो इन तीन डेफिनेशंस को तो यहीं से याद कर लो। J में है, 2J में है अधिकरण, और 2B में है अपील किराया अधिकरण, और 2G में है रेंट अधिकरण ट्रिब्यूनल। अपील किराया अधिकरण से सेक्शन 19 के अधीन गठित अपील किराया अधिकरण अभिप्रेत है। ये बात करता है 2B, मतलब जो धारा 9 में गठित अपील किराया है वही अधिकरण अभिप्रेत है। 2C बात करता है भूस्वामी की, जो कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। भूस्वामी से ऐसे कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी परिसर का किराया, चाहे वह अपने लेखे या किसी अन्य व्यक्ति के अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर के रूप में तत्समय प्राप्त कर रहा हो। सिंपल सी बात है, जो किराया ले रहा है वही भूस्वामी होगा या प्राप्त करने का हकदार है, या जो परिसर के किसी किराएदार को किराया देने या दिए जाने की दशा में उसका किराया इस प्रकार प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का हकदार होगा, मतलब जो हकदार होगा। 2D में है पट्टा। पट्टा की जो लीज की डेफिनेशन है उसमें क्या कहा गया कि पट्टा से संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन यथा परिभाषित पट्टा अभिप्रेत है। मतलब 1882 की संपत्ति अंतरण के अधीन जो पट्टा है, जो वहाँ डेफिनेशन दी गई है वही डेफिनेशन मानी जाएगी। वहाँ कहाँ दी गई है डेफिनेशन? सेक्शन 105 में। 2E बात करता है नगरपालिका क्षेत्र। नगरपालिका क्षेत्र से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित नगरपालिका क्षेत्र अभिप्रेत है। मतलब जो राजस्थान का नगरपालिका अधिनियम है उसके अधीन जो परिभाषा दी गई है नगरपालिका क्षेत्र की, वही क्षेत्र अभिप्रेत है। 2F में है परिसर यानी प्रेमिसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे ध्यान से देखें। प्रेमिसेस में देखो क्या क्या आते हैं। ऐसी कोई भी भूमि जो कृषि प्रयोजनों से अलग हो या उसमें कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में न लाई जाती हो। और सेकंड है फार्म या भवन से भिन्न। जो फार्म हाउस होते हैं उनसे भिन्न कोई भी भवन या भवन का कोई भाग जो निवास के रूप में उपयोग के लिए, वाणिज्यिक उपयोग या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किराए पर दिया गया हो। भवन या जो निवासी प्रयोजन के लिए कोई भी, या वाणिज्यिक उपयोग के लिए, दो चीज़ कही गई इसमें, निवास के प्रयोजन के लिए या वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई भी भवन किराए पर दिया गया हो वह आश्रित है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे? ऐसे भवन से भाग से अनुलग्न उद्यान, भूमि, गोदाम, गैरास्ता, उपग्रह यदि कोई हो, उससे संलग्न जितनी भी चीज़ें होंगी वो इसके अंतर्गत आएंगी। उसके उपयोग के लिए उपयोग के लिए कोई फिटिंग और कोई सुविधा उसमें दी गई है तो वो भी उसी के अंतर्गत आएगी। पर उसमें शामिल क्या क्या नहीं है? उसमें कोई होटल, धर्मशाला, पथिकाश्रम, सराय, बासा, बोर्डिंग हाउस या छात्रावास में कोई कमरा अथवा अन्य वास सुविधा इसमें सम्मिलित नहीं होगी। क्या करनी होगी? होटल, धर्मशाला, पथिकाश्रम, सराय, बासा, बोर्डिंग हाउस या छात्रावास का कोई कमरा इसमें शामिल नहीं है, या अन्य कोई वास सुविधा। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है किसी प्रतिकूल संविधा के अभाव में छत का ऊपरी भाग किसी किराएदार को किराए पर दिए गए परिसर का भाग नहीं होगा। मतलब छत को परिसर नहीं माना जाएगा, सिंपल बात है। अब आ जाते हैं रेंट अथॉरिटी पर, जो बात करता है FA यानी किराया प्राधिकारी से धारा 22A के अधीन नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है। तो रेंट अथॉरिटी से जो सेक्शन 22A में दिया गया है प्राधिकारी, वही प्राधिकारी अभिप्रेत है। 2G में चलते हैं रेंट ट्रिब्यूनल। जैसा कि मैंने अभी बताया था 2G में क्या है? रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल से धारा 13 के अधीन गठित किराया अधिकरण अभिप्रेत है।
मतलब जो सेक्शन 13 के अधीन किराया अधिकार उसमें गठित है वही विपरीत होगा। 2H में है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कौन होंगे? जो 65 वर्ष या 65 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर ली उन्होंने, वही सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। आई में है किराएदार। किराएदार से क्या कौन अभिप्रेत है? वह व्यक्ति जिसके द्वारा, जिसके लेखे या जिसकी ओर से किसी परिसर के लिए उसके भूस्वामी को किराया अभिव्यक्ति विवक्षित संविदा के न होने पर संदेह या संदेह होता है। सिंपल सी बात है, जिस पर किराया संदेह है, जिसको किराया देना है, वही किराएदार कहलाएगा। उसमें वह व्यक्ति भी शामिल होता है जो अपनी किराएदारी की समाप्ति के पश्चात भी अपने कब्जा बनाए रखता है या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित बेदखली के किसी आदेश या डिक्री से अन्यथा कब्जा बनाए रखता हो। मतलब बेदखली का आदेश दे दिया है फिर भी कब्जा बनाए रखता है तो है उसे किराया देना होगा। इसमें ये भी कहा गया है कि उसकी मृत्यु के बाद कौन किराया देगा, ये इसका सेकेंड क्लोज बताता है। खंड 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में निवासी प्रयोजनों के लिए किराए पर दिए गए परिसर की दशा में उसका उत्तरजीवी पति या पत्नी, कौन कौन होंगे? उसका उत्तरजीवी होगा पति, पत्नी, पुत्र, माता, पिता, जो उसकी मृत्यु तक ऐसे परिसर में ऐसे कुटुंब के सदस्य के रूप में साधारणतः निवास कर रहा है, जो कुटुंब के रूप में ऐसे नातेदारों के रूप में निवास कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान जुडिशरी में कि इसमें कौन कौन शामिल हैं जो उसकी मृत्यु के बाद, किराएदार की मृत्यु के बाद रेंट देंगे। तो इसमें ये पूछा गया था माता, पिता, पुत्र, पुत्री या फिर उसके अंकल आंटी। तो इसमें कौन शामिल नहीं था? अंकल आंटी इसमें शामिल नहीं थे। इसमें सिर्फ बताए गए हैं पत्नी, पुत्र, माता, पिता और उसके उत्तरजीवी, जो उसकी मृत्यु तक ऐसे परिसर में कुटुंब के सदस्य के रूप में साधारणतः निवास कर रहा था। वाणिज्यिक या कारोबार संबंधी प्रयोजनों के लिए किराए पर दिए गए परिसर की दशा में उसका उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र, माता, पिता, जो उसकी मृत्यु तक ऐसे परिसर में उसके कुटुंब के सदस्य के रूप में साधारणतः कारोबार कर रहा था। वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भी यही होंगे जो ऊपर बताए गए हैं। 2J में है ट्रिब्यूनल अधिकरण, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। अधिकरण से अपील किराया अधिकरण अभिप्रेत है या यथास्थिति किराया अधिकरण अभिप्रेत है। अब देखते हैं सेक्शन 3 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है 2016 RGS में और 2018 में। तो ये बात करता है कि अध्याय 2 और 3 का कतिपय परिसरों और किराएदारी को लागू न होना, मतलब चैप्टर 2 और 3 लागू नहीं होंगे इन्हें, जो नीचे दिए गए हैं। और क्वेश्चन ये राइज होता है कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता क्या होगा? तो वहाँ पर TPA यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होगा। ये कहाँ कहा गया है? ये सेक्शन 18 सब 3 रेंट कंट्रोल एक्ट में कहा गया है। तो देखते हैं इस अधिनियम के अध्याय 2 और 3 में अंतर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी। किस किस को लागू नहीं होगी देखते हैं। पहला है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के या उनके द्वारा किराए पर दिए गए परिसरों को। जो परिसर केंद्र सरकार ने दिए, राज्य सरकार ने दिए, स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा दिए गए हैं। इसमें टोटल 11 क्लाउज हैं और उनमें से 2 रिपील कर दिए गए हैं 2 और 3 2017 के अमेंडमेंट द्वारा। अब चलते हैं इसका सब क्लोज 5 जो बात करता है किसी केंद्रीय अधिनियम या राजस्थान अधिनियम द्वारा गठित किसी भी निगमित निकाय के या उसके द्वारा दिए गए किन्हीं परिसरों को। ये केंद्रीय अधिनियम द्वारा बनाए गए हैं या राजस्थान अधिनियम द्वारा गठित कोई निगमित निकाय के या उसके द्वारा दिए गए किन्हीं परिसरों को भी लागू नहीं होंगी। नंबर 6 है इसका कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियम संख्या 1 की धारा 617 में किन्हीं यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनियां के किन्हीं परिसरों को, कंपनी एक्ट के अंतर्गत जो सरकारी कंपनी है उनके परिसरों को भी लागू नहीं होंगे। क्लोज 7 बात करता है राज्य के देवस्थान विभाग के किन्हीं भी परिसरों को जिनका प्रबंध या नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है या वक्फ अधिनियम द्वारा किया जाता है। मतलब कोई भी देवस्थान विभाग है और जिनका मैनेजमेंट जो प्रबंध और नियंत्रण होता है वो सरकार, राज्य सरकार करती है या वक्फ अधिनियम है, तो उनको भी ये लागू नहीं होगा। एट क्लोज बात करता है किन्हीं ऐसे परिसरों को जो किसी ऐसे धार्मिक, पूर्त या शैक्षणिक न्यास
कि ऐसे न्यासों के वर्ग के हों, धार्मिक, पूर्ति या शैक्षणिक न्यास या ऐसे न्यासों के वर्ग के हों जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जिन्हें राज्य सरकार ने गजट में विनिर्दिष्ट किया गया है, और जो धार्मिक, पूर्ति या शैक्षणिक न्यास के या न्यासों के वर्ग के हों तो उन्हें भी ये लागू न होगा। किन्हीं भी ऐसे परिसरों को जो तत्समय प्रवत किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के हों या उसमें निहित हों, मतलब कोई ऐसे परिसर जो उस समय किसी विधि द्वारा स्थापित उस समय प्रवत किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के हों या उसमें निहित हों। चलते हैं 10 पर। किन्हीं भी ऐसे परिसरों को जो बैंकों या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के द्वारा या के अधीन स्थापित किसी भी पब्लिक सेक्टर या उपक्रम या किसी भी निगम को या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को और 1 करोड़ या उससे अधिक की समादत्त शेयर पूंजी वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को किराए पर दिए गए हों। तो यहाँ पर अगर 1 करोड़ से ज़्यादा उनकी कोई बैंक है या कोई परिसर है तो वो कहाँ पर जाएंगे, वे रेंट ट्रिब्यूनल में नहीं जाएंगे, उनके खुद के एक्ट के द्वारा ही वे लागू होंगे। 11 बात करता है किसी ऐसे किन्हीं परिसरों को जिन्हें किसी विदेशी नागरिक या किसी विदेशी राज्य के राजदूतावास, उच्चायोग, दूतावास या किसी अन्य निकाय को या ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, मतलब जिसे राज्य सरकार ने गजट में निर्दिष्ट किया है और राजपत्र में जो किसी नागरिक, जो विदेशी नागरिक हैं, किसी विदेशी राज्य के राजदूत या राजदूतावास, उच्चायोग द्वारा दूतावास या किसी अन्य निकाय को या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अप्लाई नहीं होंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 3 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छे से देखिएगा। अगर वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि रिवीजन मस्ट, बिना रिवीजन के आप कुछ भी याद नहीं कर सकते। एक बार में कुछ भी याद नहीं होता है, इसलिए बार बार देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।